17.1 परिचय। क्षेत्र और सामान्य संपत्ति संसाधनों के विचार जनजातियों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। जनजातियां पारंपरिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने लंबे समय तक उनका समर्थन किया है। वे अपनी आजीविका के लिए साझा संपत्ति संसाधनों पर भी भरोसा करते हैं, जो उन्हें सामाजिक और भावनात्मक रूप से जुड़े रहने में मदद करता है। इसलिए कॉमन या सामान्य संपत्ति संसाधन और जनजातियों की अवधारणाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं। जनजातीय जीवन में कॉमन्स एक प्रमुख विशेषता है, खासकर भारत में। लेकिन वास्तव में कॉमन्स का मतलब क्या है? यह निजी या सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। कोई वाणिज्यिक फार्म, कम्युनिस्ट सामूहिक, व्यावसायिक फर्म या राज्य उपयोगिता नहीं है। यह स्थानीय समुदाय द्वारा साझा किया जाने वाला एक प्राकृतिक संसाधन है जो यह तय करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। हम उन सिद्धांतों का पता लगाएंगे जो भारतीय जनजातियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉमन्स के उपयोग को परिभाषित और निर्धारित करते हैं। 17.2 प्रारंभिक इतिहास। रोमनों के पास 3 प्रकार की संपत्ति थी: रेस प्राइवेट, निजी संपत्ति; रेस पब्लिक, इमारतों और सड़कों जैसी सार्वजनिक संपत्ति; और रेस कम्यून्स, हवा, पानी और जंगली जानवरों जैसे प्राकृतिक संसाधन जो सभी द्वारा उपयोग किए जाते हैं। यह एक प्रमुख रोमन कानून दस्तावेज, इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिनियन में कहा गया था, जिसमें कहा गया था, प्रकृति के कानून के अनुसार ये चीजें मानव जाति के लिए सामान्य हैं: हवा, बहता पानी, समुद्र और परिणामस्वरूप समुद्र का किनारा। ब्रिटेन में मध्य युग में ग्रामीणों को चारा खोजने, शिकार करने, फसल लगाने और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए साझा जमीनें दी जाती थी। 1215 में मैग्ना कार्टा ने जंगलों और मत्स्य पालन को सामुदायिक समुदाय, सभी के लिए उपलब्ध संसाधन घोषित किया। कुछ राज्यों ने अपने संविधान में घोषणा की कि प्राकृतिक संसाधन लोगों के हैं। सरकार एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार कॉमन्स को समुदाय के संबंध में परिभाषित किया गया था। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ श्रम एक वस्तु बन गया और भूमि को आम लोगों की पहचान के लिए घेर लिया गया, जिससे समुदाय की धारणा बदल गई। यह जमींदारों द्वारा निजीकरण का एक प्रारंभिक रूप था, जिसके बाद औद्योगिक निगमों ने खुले प्रतिस्पर्धी बाजारों के माध्यम से विकास को बढ़ावा दिया। राज्य के संरक्षण में विकास का एक और रास्ता भी विकसित हुआ। इन व्यवस्थाओं ने दुनिया भर में पहुंच को अलग अलग तरीके से विनियमित किया, और यहाँ हम भारत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 17.3 भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था और आम लोग। भारत ने निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। औपनिवेशिक राज्य ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, कई स्थानीय समुदायों, विशेषकर आदिवासी वनवासियों को विस्थापित किया। आजादी के बाद राज्य और निजी क्षेत्र ने औद्योगिक विकास के लिए इस शोषण को जारी रखा, जिसके कारण आदिवासी और किसान आंदोलनों ने विरोध प्रदर्शन किया। 1960 के दशक में जैसे ही संसाधनों के दोहन ने औद्योगिक आधारों को कमजोर करना शुरू किया, राज्य ने अपनी नीति बदल दी। औद्योगिक उत्पादन के लिए जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए बाड़े बनाए गए, जबकि प्राकृतिक संसाधन खनन की भी अनुमति दी गई। इन भंडारों में प्राकृतिक संसाधनों पर कुछ सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी, लेकिन इससे लाखों लोग उचित मुआवजे के बिना विस्थापित हो गए, जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका को नुकसान पहुंचा। शोध से पता चला कि कई समुदायों ने अपनी साझेदारी खो दी है। एनएस जोधा ने पाया कि सामान्य संपत्ति संसाधनों का ह्रास हो गया है और उनकी उत्पादकता बहुत कम हो गई है। ग्रामीण अमीर इन संसाधनों पर बहुत कम निर्भर थे, जबकि ग्रामीण गरीब ईंधन, चारे और भोजन के लिए इन पर बहुत अधिक निर्भर थे।
मधु सरीन ने कहा कि वनों पर निर्भर ग्रामीणों की दरिद्रता के कारण वन विनाश और राज्य वन विभागों के साथ संघर्ष हुआ। इससे संयुक्त वन प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसने स्थानीय समुदायों को राज्य के वनों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, जो कई आदिवासी लोगों और वंचित समुदायों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण थे। 73वां संशोधन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने स्थानीय समुदायों को परंपरा के अनुसार अपने संसाधनों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाया, जिससे बाजार संचालित और राज्य प्रायोजित विकास द्वारा पैदा हुई कमी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को वैध बनाया गया। कॉमन्स में मत्स्य पालन, वन्य जीवन, जल, पर्वतमाला और वन शामिल हैं, और उनका उपयोग, बहिष्करण, पहुंच को नियंत्रित करना और घटाव, उपयोगकर्ता दूसरों के लिए संसाधनों को कम करना, पर आधारित है। औद्योगिक विकास, वैश्वीकरण के साथ मिलकर, अक्सर उन लोगों को गरीब बना देता है जो आम लोगों तक पहुंच खो देते हैं, और उन लोगों को समृद्ध करते हैं जिन्होंने नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो बहिष्करण और घटाव को दर्शाता है। बॉक्स 17.1 औद्योगिक विकास और कॉमन्स। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, औद्योगिक उत्पादन तेज हो गया, प्राकृतिक घटकों की जगह मानव श्रम ने ले लिया, जिससे प्रकृति और मानव गुणों जैसे मन, शरीर और आत्मा दोनों का उपनिवेशीकरण हो गया। इस प्रक्रिया ने आम लोगों को नियंत्रित करने के लिए सैन्य अभियानों का विकास किया। जैसे जैसे परमाणु सैन्य शक्ति बढ़ती गई, राष्ट्रीय सुरक्षा कम होती गई। जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक विकास के कारण आम जनता का ह्रास हुआ, जिससे वे सभी के लिए दुर्गम हो गए क्योंकि उनकी पुनर्योजी क्षमता समाप्त हो गई और उनकी क्षमता खो गई। औद्योगिक गतिविधियों से हवा और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित हो गए, जिससे उत्पादन में शामिल नहीं होने वाले लोग प्रभावित हुए। इससे हवा और पानी का वस्तुकरण हो गया। ये संसाधन एक समय बहुतों के लिए उपलब्ध थे और अब कुछ ही लोगों के नियंत्रण में हैं। इस प्रक्रिया ने संसाधनों को प्रकृति द्वारा पुनर्जीवित करने की तुलना में तेजी से निकाला, जिससे आंतरिक मानव प्रकृति प्रभावित हुई, जिससे अपर्याप्त और खराब गुणवत्ता वाले भोजन के कारण भेद्यता बढ़ गई और खाद्य सुरक्षा कम हो गई। 17.4 जनसंख्या वृद्धि और कॉमन्स की असंभवता। गैरेट हार्डिन का 1968 का निबंध द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स तेजी से जनसंख्या वृद्धि के साथ कॉमन्स की अस्थिर प्रकृति पर चर्चा करता है। वह दर्शाता है कि कैसे व्यक्ति अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अति प्रयोग और अंततः साझा संसाधनों को बर्बाद कर देते हैं। उनका तर्क है कि निजी संपत्ति या इसी तरह की प्रणालियां मूर्त संसाधनों के लिए इस त्रासदी को रोक सकती हैं, लेकिन वायु और जल प्रदूषण को प्रदूषण नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनों या करों जैसे विभिन्न समाधानों की आवश्यकता है। हार्डिन का कहना है कि कॉमन्स का उपयोग करने की स्वतंत्रता बर्बादी की ओर ले जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित में कार्य करता है, और यह प्रदूषण पर भी लागू होता है, जहां सफाई की तुलना में प्रदूषित करना आसान है। इसलिए आम लोगों की त्रासदी को रोकने के लिए इन साझा संसाधनों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए नियमों और नए दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। 17.01 क्रिया और चिंतन। तीव्र जनसंख्या वृद्धि की परिस्थितियों में कॉमन्स की अस्थिरता पर गैरेट हार्डिन के तर्क को सामने लाए। कॉमन्स की त्रासदी और तीव्र जनसंख्या वृद्धि स्थिरता पर गैरेट हार्डिन के तर्क का विश्लेषण। 1968 में प्रकाशित गैरेट हार्डिन का मौलिक काम द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स आम संसाधनों की अस्थिरता के बारे में एक सम्मोहक तर्क प्रस्तुत करता है, खासकर तेजी से जनसंख्या वृद्धि के दबाव में। हार्डिन की थीसिस इस विचार में निहित है कि व्यक्तिगत स्वार्थ जब साझा संसाधनों पर लागू होता है तो अनिवार्य रूप से कमी और पर्यावरणीय गिरावट की ओर ले जाता है। यह निबंध हार्डिन के तर्क की विस्तार से पड़ताल करता है, कॉमन्स के सैद्धांतिक आधार, जनसंख्या वृद्धि की गतिशीलता और स्थिरता के निहितार्थ की जांच करता है। कॉमन्स और इसकी त्रासदी।
कॉमन्स की अवधारणा उन संसाधनों को संदर्भित करती है जो एक समुदाय द्वारा साझा किए जाते हैं, जैसे चरागाह, मत्स्य पालन, जंगल और हवा। हार्डिन का तर्क एक ऐतिहासिक उदाहरण पर आधारित है। एक चरागाह जो सभी चरवाहों के लिए खुला है, प्रत्येक अपने स्वार्थ में कार्य करता है। प्रत्येक चरवाहे के लिए तर्कसंगत कार्रवाई अपने झुंड के आकार को अधिकतम करना है, जिससे अत्यधिक चराई होती है। प्रत्येक अतिरिक्त जानवर अपने मालिक को सीधे लाभ पहुंचाता है, जबकि अत्यधिक चराई की लागत सभी को वहन करनी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप चरागाह का क्षरण होता है, एक ऐसी घटना जिसे हार्डिन सामान्य लोगों की त्रासदी कहते हैं। हार्डिन का तर्क साझा संसाधनों के संदर्भ में सामूहिक कल्याण के साथ व्यक्तिगत तर्कसंगता की असंगति पर निर्भर करता है। त्रासदी इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि शोषण का लाभ व्यक्तियों को मिलता है, जबकि लागत पूरे समुदाय में फैलती है। यह बेमेल ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां व्यक्तियों का तर्कसंगत व्यवहार समूह के लिए तर्कहीन परिणामों की ओर ले जाता है। जनसंख्या वृद्धि और संसाधन की कमी। हार्डिन ने जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे के समाधान के लिए इस सिद्धांत का विस्तार किया है। उनका तर्क है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, सामान्य संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। अधिक लोगों का अर्थ है अधिक उपभोग, और प्रभावी विनियमन के बिना संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और अंततः कमी अपरिहार्य हो जाती है। तेजी से बढ़ती वैश्विक आबादी के संदर्भ में हार्डिन की अंतर्दृष्टि विशेष रूप से मार्मिक है। जनसंख्या वृद्धि की घातीय प्रकृति समस्या को बढ़ा देती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जल, भूमि और ऊर्जा जैसे संसाधनों की मांग बढ़ती है। हार्डिन बताते हैं कि तकनीकी प्रगति दक्षता में सुधार करने में सक्षम है, लेकिन अनिश्चित काल तक जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख सकती है। अंततः पर्यावरण की वहन क्षमता पार हो जाएगी, जिससे संसाधन समाप्त हो जाएंगे। कॉमन्स में स्वतंत्रता की भूमिका। हार्डिन के सबसे विवादास्पद दावों में से एक यह है कि प्रजनन की स्वतंत्रता आम लोगों के संरक्षण के साथ असंगत है। उनका तर्क है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जब अनियंत्रित होती है, सामूहिक विनाश की ओर ले जाती है। इस संदर्भ में स्वतंत्रता एक दोधारी तलवार बन जाती है, जबकि यह एक पोषित मूल्य है। एक सीमित दुनिया में इसका अनियंत्रित अभ्यास अत्यधिक जनसंख्या और पर्यावरणीय गिरावट का कारण बनता है। हार्डिन का सुझाव है कि कॉमन्स के प्रबंधन के लिए अधिक अच्छे के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कुछ त्याग की आवश्यकता होती है। यह सामान्य संसाधनों की पहुंच और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए विनियमों, कोटा या अन्य तंत्रों का रूप ले सकता है। केंद्रीय विचार यह है कि किसी प्रकार की सामूहिक सहमति और प्रवर्तन के बिना आम लोगों की त्रासदी अपरिहार्य है। नैतिक एवं नैतिक आयाम। हार्डिन का तर्क नैतिक और नैतिक आयामों को भी छूता है, खासकर जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में। वह इस धारणा को चुनौती देते हैं कि प्रजनन स्वतंत्रता एक पूर्ण अधिकार है। इसके बजाय यह सुझाव देते हैं कि इसे स्थिरता की अनिवार्यता के विरुद्ध संतुलित किया जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य ने काफी बहस छेड़ दी है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत अधिकारों को किस हद तक कम किया जा सकता है। हार्डिन का रुख नैतिक ढांचे की आवश्यकता को दर्शाता है, जो अल्पकालिक व्यक्तिगत लाभों पर दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देता है। इसके लिए मानवीय कार्यों और पर्यावरणीय प्रभावों के अंतर्संबंध को पहचानने की दिशा में सामाजिक मूल्यों में बदलाव की आवश्यकता है। यह उन नीतियों का भी आह्वान करता है जो सामान्य संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन को प्रोत्साहित करती हैं। संस्थागत और नीतिगत निहितार्थ। हार्डिन के तर्क के निहितार्थ नीति और संस्थागत डिजाइन के लिए दूरगामी है। कॉमन्स के प्रभावी प्रबंधन के लिए नियमों और विनियमों को लागू करने में सक्षम मजबूत संस्थानों की आवश्यकता होती है।
इन संस्थानों को साझा संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने की व्यक्तियों की अंतर्निहित प्रवृत्ति को कम करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। एक दृष्टिकोण संपत्ति के अधिकारों की स्थापना है। कॉमन्स को निजी स्वामित्व या विनियमित कॉमन्स में परिवर्तित करना। यह व्यक्तियों के लिए संसाधनों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहन पैदा कर सकता है। हालांकि यह दृष्टिकोण चुनौतियों से रहित नहीं है, विशेषकर समानता और पहुंच के संदर्भ में। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निजीकरण से हाशिए पर रहने वाले समूहों का बहिष्कार या शोषण न हो। एक अन्य दृष्टिकोण समुदाय आधारित प्रबंधन है, जहां स्थानीय समुदायों को सामूहिक रूप से संसाधनों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया जाता है। यह स्थानीय ज्ञान का लाभ उठा सकता है और स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि इसके लिए मजबूत सामाजिक एकजुटता और प्रभावी शासन संरचनाओं की आवश्यकता है। तकनीकी समाधान और उनकी सीमाएं। जबकि तकनीकी समाधान संसाधनों की कमी को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं, हार्डिन केवल प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहने के प्रति आगाह करते हैं। कृषि, ऊर्जा और जल प्रबंधन में प्रगति से दक्षता में सुधार हो सकता है और पर्यावरण की वहन क्षमता में वृद्धि हो सकती है। हालांकि प्रौद्योगिकी अकेले अधिक जनसंख्या और अस्थिर खपत की समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। हार्डिन का तर्क है कि तकनीकी सुधार अक्सर जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी प्रगति के बीच दौड़ का कारण बनते हैं। मूल कारण अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को संबोधित किए बिना बढ़ती मांग के कारण तकनीकी सुधारों की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए प्रौद्योगिकी एक व्यापक रणनीति का हिस्सा होनी चाहिए जिसमें जनसंख्या नियंत्रण और टिकाऊ प्रबंधन प्रथाएं शामिल हों। वैश्विक परिप्रेक्ष्य और केस अध्ययन। वैश्विक परिप्रेक्ष्य और केस अध्ययनों की जांच से हार्डिन के तर्क के व्यावहारिक निहितार्थों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, दुनिया भर में मत्स्य पालन की कमी वैश्विक स्तर पर आम लोगों की त्रासदी को उजागर करती है। स्थानीय और औद्योगिक हितों से प्रेरित अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण मछली भंडार में गिरावट आई है, जिससे खाद्य सुरक्षा और आजीविका को खतरा पैदा हो गया है। इसी प्रकार मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसे कमी का सामना कर रहे क्षेत्रों में जल संसाधनों का प्रबंधन सामूहिक कार्रवाई की चुनौतियों को रेखांकित करता है। भूजल के अत्यधिक दोहन के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण जल स्तर में गिरावट आई है और इस महत्वपूर्ण संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। इन संदर्भों में सफल प्रबंधन रणनीतियों में अक्सर नियामक ढांचे, सामुदायिक जुड़ाव और तकनीकी नवाचार का संयोजन शामिल होता है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया की मरेडालिंग बेसिन योजना में विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को संतुलित करने और नदी प्रणाली को बनाए रखने के लिए जल व्यापार योजनाएं, पर्यावरणीय प्रवाह और सामुदायिक परामर्श शामिल है। आलोचनाएं और प्रतितर्क। हार्डिन की थीसिस आलोचना के बिना नहीं रही है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि हार्डिन समुदायों की स्वयं को व्यवस्थित करने और सामान्य संसाधनों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने की क्षमता को कम आंकते हैं। एलिनोर ओस्ट्रोम ने विशेष रूप से अनुभवजन्य अनुसंधान के माध्यम से प्रदर्शित किया है कि दुनिया भर के समुदायों ने आम जनता पर प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए परिष्कृत संस्थान विकसित किए हैं। ओस्ट्रोम का काम आम लोगों की त्रासदी से बचने के लिए विश्वास, पारस्परिकता और संचार के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा आलोचकों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण पर हार्डिन का ध्यान नैतिक रूप से समस्याग्रस्त नीतियों को जन्म दे सकता है, जैसे कि जबरदस्ती के उपाय और प्रजनन अधिकारों का उल्लंघन। वे परिवार नियोजन के लिए स्वैच्छिक, शिक्षा आधारित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं और स्थायी जनसंख्या स्तर प्राप्त करने में महिला सशक्तिकरण की भूमिका पर जोर देते हैं। निष्कर्ष: तेजी से जनसंख्या वृद्धि की स्थितियों के तहत कॉमन्स की अस्थिरता के बारे में गैरेट हार्डिन का तर्क पर्यावरणीय गिरावट को समझने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा बना हुआ है।
उनकी थीसिस साझा संसाधनों के प्रबंधन में सामूहिक कार्रवाई, नियामक तंत्र और नैतिक विचारों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जबकि तकनीकी समाधान और समुदाय-आधारित प्रबंधन स्थिरता के लिए मार्ग प्रदान करते हैं, उन्हें उन नीतियों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए जो जनसंख्या वृद्धि को संबोधित करती हैं और पर्यावरण के जिम्मेदार प्रबंधन को बढ़ावा देती हैं। आम लोगों की त्रासदी एक अपरिहार्य परिणाम नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए व्यक्तिगत कार्यों को सामूहिक हितों के साथ संरेखित करने के लिए ठोस प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे वैश्विक आबादी बढ़ती जा रही है, हार्डिन के काम से सबक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो हमारे साझा संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी नवाचार, संस्थागत डिजाइन और नैतिक विचारों को एकीकृत करता है। बुनियादी स्तर पर, चूंकि हवा और पानी तरल हैं, इसलिए हर कोई प्रदूषण से प्रभावित होता है। हालांकि वे जहां रहते हैं, उनकी संपत्ति और प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने की उनकी क्षमता के आधार पर दूसरों की तुलना में कुछ अधिक प्रभावित होते हैं। इसी तरह, जंगलों की हानि और पौधों और जानवरों की प्रजातियों के विलुप्त होने से विभिन्न समूहों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, जिससे संभावित रूप से बाढ़, भूकंप और बीमारियों जैसी आपदाएं होती हैं। अक्सर जो लोग प्रदूषण से पीड़ित होते हैं, वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं और उनका इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। हर किसी को जीवन का अधिकार है, जिसमें हवा और पानी भी शामिल है, और किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। साफ पानी को बोतलबंद करने या ऑक्सीजन क्यूबिकल बनाने से केवल उन लोगों को मदद मिलती है जो इसे वहन कर सकते हैं, बाकी को दवा पर निर्भर रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी बनाने और गैर प्रदूषकों को प्रोत्साहित करते हुए प्रदूषण फैलाने वालों को हतोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ये उपाय सार्वभौमिक नहीं है और इनका लाभ सभी को नहीं मिल सकता। कॉमन्स का अधिकार केवल गरीबों के लिए संपत्ति पर सामुदायिक अधिकारों के बारे में नहीं है। यह सभी के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और निरंतर उपयोग के बारे में है। पहुंच पर नियंत्रण रखने वालों को यह समझने की जरूरत है कि दुरुपयोग उन लोगों को भी प्रभावित करता है जिनके पास पहुंच नहीं है, भले ही वे संसाधन के करीब हों। यदि हम बेंथम के सुझाव के अनुसार सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा भला का लक्ष्य रखते हैं, तो इसे एडम स्मिथ के प्रस्ताव के अनुसार मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में हासिल नहीं किया जा सकता है। स्मिथ का मानना था कि अपने हित में कार्य करने वाले व्यक्ति अनजाने में सार्वजनिक हित को बढ़ावा देते हैं, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है। हार्डिन ने तर्क दिया कि इस मानसिकता ने तर्कसंगत कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की है। यदि व्यक्तिगत निर्णय हमेशा समाज के लिए सर्वोत्तम होते, तो हस्तक्षेपरहित पुनरुत्पादन आदर्श होता। लेकिन यदि नहीं, तो हमें अपनी स्वतंत्रता का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अधिक जनसंख्या की बुराइयों को तकनीकी रूप से या औद्योगिक विशेषाधिकारों को बनाए रखकर हल नहीं किया जा सकता है। समुद्र में खेती करने या गेहूं की नई नस्लें विकसित करने जैसे समाधान काम नहीं करेंगे और जनसंख्या अधिकतम करने से माल अधिकतम नहीं होगा। राज्य, जो अक्सर प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित हिंसा को बढ़ावा देता है, सबसे बड़ा भला भी सुनिश्चित नहीं कर सकता है। यह युद्ध छेड़ता है, आतंक पैदा करता है और सार्वजनिक हित के नाम पर बड़ी परियोजनाओं के लिए लोगों को विस्थापित करता है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य और बाजार दोनों प्राकृतिक संसाधनों पर एकाधिकार रखते हैं और उनके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। गरीबों को केवल मुश्किल से पैदा होने वाली नौकरियां प्रदान करते हैं, जो संसाधनों और आजीविका पर नियंत्रण खो देते हैं। गरीबों, विशेषकर गैर शहरी क्षेत्रों में आजीविका के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए समुदाय आधारित कॉमन्स बनाए गए थे। हार्डिन ने निष्कर्ष निकाला कि कॉमन्स केवल कम जनसंख्या घनत्व के तहत ही उचित है। जनसंख्या वृद्धि के साथ
विभिन्न पहलुओं में कॉमन्स को त्याग दिया जाना चाहिए। अप्रतिबंधित प्रजनन से सभी को नुकसान होगा। अन्य स्वतंत्रताओं को संरक्षित करने के लिए हमें शीघ्र ही प्रजनन की स्वतंत्रता छोड़ देनी चाहिए, जिससे आम लोगों की त्रासदी का यह पहलू समाप्त हो जाएगा। आधुनिक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान मानते हैं कि जनसंख्या, परमाणु युद्ध और पर्यावरणीय भ्रष्टाचार जैसी कुछ समस्याओं में तकनीकी या राजनीतिक समाधान का अभाव है। ये मुद्दे मानव अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। प्रजनन को प्रतिबंधित करना केवल सीमित अर्थों में ही सार्थक है और निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि यह सामाजिकता और भविष्य को नष्ट कर देगा। हमें नई शर्तों के साथ समस्या पर पुनर्विचार करना चाहिए। प्राकृतिक दुनिया प्रकृति का एक उत्पाद साझा करने के लिए है, क्योंकि यह किसी के श्रम द्वारा निर्मित नहीं है। साझा करने के लिए यह परिभाषित करना आवश्यक है कि क्या साझा किया जा सकता है और इसका उपयोग उत्पादन और पुनरुत्पादन के लिए कैसे किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों को कानून और प्रथा द्वारा संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली का अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम लाभ का लक्ष्य अप्राप्य है। इसके लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है और इसे मानकीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एक के लिए अच्छा है वह दूसरे के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। मानकीकरण स्वतंत्रता को कमजोर कर देगा, जिससे यह एक बुत बन जाएगी। इस अंधभक्ति का कोई तकनीकी समाधान नहीं है। साझा संस्कृति का तात्पर्य साझाकरण और आदान प्रदान की भावना से है। विभिन्न समुदाय अपने सांस्कृतिक विचारों के आधार पर इसे परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए, झूम खेती टिकाऊ है क्योंकि इसमें भूमि और जंगल पर व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी शामिल है। परिवार फसलों के लिए जंगल के टुकड़े साफ करते हैं और उन्हें पुनर्जीवित होने देते हैं, अपने काम के आधार पर उपज को साझा करते हैं। पुनर्जनन एक सामूहिक जिम्मेदारी है और भूमि को स्वयं पृथ्वी माता की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अबूझमाड़ के कोइट्रो के बीच जंगल तालुर मुट्टी धरती माता का है। निपटान का क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में है और उसकी सहमति के बिना निपटान के लिए कोई मंजूरी नहीं हो सकती है। इस रिश्ते में गड़बड़ी से सामाजिक अशांति, फसल की विफलता और बस्तियों में जंगली जानवरों की घुसपैठ होती है। अनुष्ठान की पेशकश इस रिश्ते को बनाए रखती है और एक विशेष कबीले का देखभाल करने वाला कैसर गायता बस्ती के भीतर पवित्र स्थानों की देखरेख करता है। इसी तरह वालिर जानवरों के साथ साझा करने में विश्वास करते हैं। वे अपनी फसल खाने वाले चूहों को जहर देने से बचते हैं और कहते हैं कि फसलों पर पहला हक चूहों का है। जब कोई शिकारी पशुधन को ले जाता है तो वे इसे प्रकृति का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। मूल्य का श्रम सिद्धांत सुझाव देता है कि कॉमन्स, जहां मानव श्रम का निवेश नहीं किया गया है, का स्वामित्व नहीं किया जा सकता है। इसमें प्रकृति भी शामिल है, जो हजारों वर्षों में स्वतंत्र रूप से पुनर्जीवित होती है। औद्योगिक क्रांति ने इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के लिए समय और स्थान को कम कर दिया है, जिससे प्रजातियों और जीवन पर ही खतरा मंडरा रहा है। अब हम प्रकृति की पुनर्योजी क्षमता के ह्रास से पीड़ित हैं। 17.02 क्रिया और चिंतन। क्या कॉमन्स का विचार मन, शरीर और आत्मा की स्वतंत्रता से जुड़ा है? आपने जवाब का औचित्य साबित करें। कॉमन्स की अवधारणा और मन, शरीर और आत्मा की स्वतंत्रता के साथ इसका संबंध। परिचय। कॉमन्स की अवधारणा उन संसाधनों को संदर्भित करती है जो समाज के सभी सदस्यों के लिए सुलभ हैं। ये संसाधन प्राकृतिक, सांस्कृतिक या बौद्धिक संपत्ति हो सकते हैं, जिनका स्वामित्व निजी तौर पर नहीं होता बल्कि समुदाय के बीच साझा किया जाता है। यह विचार मन, शरीर और आत्मा की विभिन्न स्वतंत्रताओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस निबंध में
मैं यह पता लगाऊंगा कि ऐतिहासिक उदाहरणों, दार्शनिक दृष्टिकोण और समकालीन निहितार्थों के साथ अपने तर्क का समर्थन करते हुए आम लोग इन स्वतंत्रताओं में कैसे योगदान करते हैं। कॉमन्स को समझना। कॉमन्स में संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें वायु, जल और वन जैसे प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं, भाषाएं और परंपराएं जैसे सांस्कृतिक संसाधन, और बौद्धिक संसाधन जैसे ज्ञान और सूचना। इन संसाधनों का प्रबंधन और पहुंच व्यक्तियों और समाजों की भलाई और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मन की स्वतंत्रता। ज्ञान और शिक्षा तक पहुंच। सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक, जिसमें आम लोग मन की स्वतंत्रता में योगदान करते हैं, ज्ञान और शिक्षा तक पहुंच के माध्यम से है। सार्वजनिक पुस्तकालय, खुले शैक्षिक संसाधन और इंटरनेट आधुनिक कॉमन्स के रूप में कार्य करते हैं, जो व्यक्तियों को गंभीर रूप से सोचने, नवाचार करने और सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, वैश्विक कॉमन्स के रूप में इंटरनेट ने सूचना तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया है। इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई भी व्यक्ति अकादमिक शोध से लेकर विभिन्न कौशलों पर निर्देशात्मक वीडियो तक विशाल मात्रा में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसका शिक्षा और आजीवन सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो लोगों को उनकी भौगोलिक स्थिति या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास करने में सक्षम बनाता है। बौद्धिक स्वतंत्रता और नवाचार। कॉमन्स बौद्धिक स्वतंत्रता और नवीनता को भी बढ़ावा देते हैं। जब ज्ञान स्वतंत्र रूप से साझा किया जाता है, तो यह सहयोग और विचारों के परस्पर परागण को प्रोत्साहित करता है। यह खुला आदान प्रदान वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आंदोलन इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि आम लोग कैसे नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। किसी को भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने, संशोधित करने और वितरित करने की अनुमति देकर ओपन सोर्स समुदायों ने मजबूत और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीकों का निर्माण किया है, जो पूरे समाज को लाभान्वित करती हैं। शरीर की स्वतंत्रता। प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच। आम लोग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि व्यक्तियों की भौतिक भलाई के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच हो। स्वच्छ हवा, पानी और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधन अस्तित्व और जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक हैं। जब इन संसाधनों को सार्वजनिक संसाधनों के रूप में प्रबंधित किया जाता है, तो कुछ लोगों द्वारा समाप्त होने या एकाधिकार होने के बजाय उनके संरक्षित होने और सभी के लिए सुलभ होने की अधिक संभावना होती है। उदाहरण के लिए, भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समुदाय प्रबंधित वन दर्शाते हैं कि कैसे सामूहिक प्रबंधन से संसाधनों का टिकाऊ उपयोग हो सकता है। ये वन स्थानीय समुदायों को लकड़ी, औषधीय पौधे और अन्य संसाधन प्रदान करते हैं, साथ ही जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को भी संरक्षित करते हैं। सार्वजनिक स्थान और मनोरंजन। पार्क, खेल के मैदान और समुद्र तट जैसे सार्वजनिक स्थान भी कॉमन्स का हिस्सा हैं। ये स्थान शारीरिक व्यायाम, सामाजिक संपर्क और मानसिक विश्राम के लिए आवश्यक हैं। वे लोगों को मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होने, प्रकृति से जुड़ने और सामुदायिक संबंध बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। इन स्थानों तक पहुंच व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मा की स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कॉमन्स। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संसाधन जैसे भाषाएं, परंपराएं और धार्मिक स्थल व्यक्तियों और समुदायों की पहचान और आध्यात्मिक कल्याण के अभिन्न अंग हैं। ये संसाधन जब साझा के रूप में संरक्षित और साझा किए जाते हैं, तो निरंतरता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिलता है। वे व्यक्तियों को उनकी विरासत से जुड़ाव और दुनिया में स्थान की भावना प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, सांस्कृतिक त्योहारों,
अनुष्ठानों और कलाओं का संरक्षण और उत्सव सामूहिक पहचान और आध्यात्मिकता को व्यक्त करने और अनुभव करने के लिए एक सामुदायिक स्थान प्रदान करता है। यह साझा सांस्कृतिक विरासत सामुदायिक बंधनों को मजबूत करती है और मानवीय भावना को समृद्ध करती है। अभिव्यक्ति और रचनात्मकता। कॉमन्स भी अभिव्यक्ति और रचनात्मकता की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। सार्वजनिक कला प्रतिष्ठान, सामुदायिक थिएटर और ओपन माइक कार्यक्रम जैसे सांस्कृतिक समुदाय व्यक्तियों को खुद को अभिव्यक्त करने और अपनी प्रतिभा को साझा करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। ये स्थान रचनात्मकता और नवीनता को प्रोत्साहित करते हैं, समाज की सांस्कृतिक जीवंतता और विविधता में योगदान करते हैं। कॉमन्स के लिए चुनौतियां और खतरे। अनेक लाभों के बावजूद आम लोगों को महत्वपूर्ण चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक दोहन, निजीकरण और उपेक्षा से सामान्य संसाधनों की कमी और गिरावट हो सकती है। कॉमन्स की त्रासदी। गैरेट हार्डिन द्वारा पेश की गई एक अवधारणा बताती है कि कैसे अपने स्वार्थ में कार्य करने वाले व्यक्ति साझा संसाधनों को खत्म कर सकते हैं, अंततः सामूहिक भलाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अत्यधिक दोहन और पर्यावरण का क्षरण। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जैसे वनों की कटाई, अत्यधिक मछली पकड़ना और प्रदूषण, आम जनता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इन गतिविधियों से पर्यावरणीय गिरावट, जैव विविधता की हानि और मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी हो सकती है। इन संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रबंधन और विनियमन आवश्यक है। निजीकरण और असमानता। आर्थिक हितों से प्रेरित सामान्य संसाधनों के निजीकरण से अक्सर पहुंच सीमित हो जाती है और असमानता बढ़ जाती है। जब सार्वजनिक वस्तुएं निजी वस्तुओं में बदल जाती हैं, तो वे उन लोगों के लिए दुर्गम हो जाती हैं जो उन्हें वहन नहीं कर सकते, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्रों में जल आपूर्ति के निजीकरण से लागत में वृद्धि हुई है और कमजोर समुदायों तक पहुंच कम हो गई है। कॉमन्स का संरक्षण और संवर्धन। आम लोगों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सामूहिक कार्रवाई और प्रभावी शासन आवश्यक है। साझा संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए समुदायों, सरकारों और संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए। इसे विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सामुदायिक प्रबंधन और सहभागी शासन। समुदाय आधारित प्रबंधन और सहभागी शासन मॉडल स्थानीय समुदायों को अपने संसाधनों के प्रबंधन और सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाते हैं। ये मॉडल सामुदायिक वनों से लेकर स्थानीय मत्स्य पालन तक विभिन्न संदर्भों में प्रभावी साबित हुए हैं। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हितधारकों को शामिल करके ये दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं कि समुदाय की जरूरतों और हितों को ध्यान में रखा जाए। कानूनी और संस्थागत ढांचे। आम जनता को अत्यधिक शोषण और निजीकरण से बचाने के लिए मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचे आवश्यक हैं। इन रूपरेखाओं को सामान्य संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन के लिए स्पष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां स्थापित करनी चाहिए। प्रवर्तन और विवाद समाधान के लिए तंत्र प्रदान करना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता। प्रबंधन और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए आम लोगों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्थायी प्रथाओं के बारे में व्यक्तियों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान और सामुदायिक आउटरीच पहल आम संसाधनों के लिए सम्मान और देखभाल की संस्कृति बनाने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष। कॉमन्स का विचार आंतरिक रूप से मन, शरीर और आत्मा की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और अभिव्यक्ति के लिए स्थानों तक पहुंच प्रदान करके कॉमन्स व्यक्तियों और समुदायों के समग्र विकास और कल्याण का समर्थन करते हैं। हालांकि
आम लोगों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें दूर करने के लिए सामूहिक कार्रवाई और प्रभावी शासन की आवश्यकता होती है। साझेदारी को संरक्षित और संवर्धित करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण संसाधन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को लाभान्वित करते रहें, एक अधिक न्यायसंगत, टिकाऊ और जीवंत समाज को बढ़ावा दें। इस संकट से निपटने के लिए मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों को प्रकृति को अपनी रचनात्मक क्षमता पुनः प्राप्त करने के लिए समय और स्थान देने की आवश्यकता है। समय और स्थान पर प्रकृति के अधिकार को स्वीकार करके और इन अधिकारों का सम्मान करने वाली उपयोग प्रणालियों को डिजाइन करके इस प्राकृतिक कार्य को मानवीय हस्तक्षेप से बचाया जा सकता है। मनुष्य को प्रकृति से केवल उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए जो किसी भी समय दूसरों के लिए पर्याप्त हो और प्रकृति को अपनी रचनात्मक प्रक्रियाओं को कार्य करने के लिए आवश्यक समय और स्थान प्रदान करे। 17.6 निष्कर्ष। प्रकृति की स्वनियामक क्षमता मानव अस्तित्व के लिए एक उपहार और एक शर्त है। जब प्रकृति के साथ मानवीय संपर्क समूहों के माध्यम से मध्यस्थ होते हैं, तो प्रकृति के पास काम करने के लिए समय और स्थान कैसे हो सकता है? कॉमन्स की अवधारणा संपत्ति से परे मन, शरीर और उससे जुड़ी आत्मा की अन्य स्वतंत्रताओं को भी शामिल करती है। हमारा प्राथमिक साझा तत्व स्वतंत्रता है, जिसके बिना न तो मन और न ही आत्मा का अस्तित्व हो सकता है। ये तीन तत्व प्रकृति की देन है। हम तब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता अकेले प्राप्त नहीं की जा सकती। हालांकि दूसरों के सहयोग से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि मेरी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। आजाद होने के लिए आजादी जरूरी है। स्वतंत्रता का सर्वोच्च रूप स्वयं से मुक्ति है, जो दूसरों की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। संपत्ति संबंधों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है कि उत्पादन के लिए इसका उपयोग करने की प्रक्रिया में कोई अन्य प्रभावित न हो। इस तरह के संपत्ति संबंध भारत में वनवासियों के लिए सामान्य संपत्ति हैं, जिसका एक उदाहरण पवित्र उपवन है। कॉमन्स पुनर्जनन और पुनरुद्धार के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। पवित्र उपवन अपनी स्वपुनर्योजी या स्वप्रजनन क्षमता के कारण आम है, जिसका मानव माप से परे पैमाने के कारण मानवीय दृष्टि से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रकृति का यह क्षेत्र अछूता और दुर्गम है। कोई भी तकनीकी समाधान या तकनीक इसे मापने में सक्षम नहीं है, जो इसे सामान्य के रूप में परिभाषित कर सके। कॉमन्स आवश्यक है। यही कारण है कि लोगों का उनसे रिश्ता है। आम लोगों को पुनः प्राप्त करने का संघर्ष सामुदायिक स्वामित्व को बहाल करने से भी आगे जाता है। वे इस समझ पर आधारित होने चाहिए कि प्रकृति को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, जो हमारी स्वतंत्रता है। वर्णित सांस्कृतिक प्रणालियां यह दर्शाती हैं कि भारत के कई हिस्सों में क्या मौजूद है, जो हमें अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के वैकल्पिक सिद्धांत सिखाती है। ये सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन्हें निजी या सार्वजनिक संपत्ति में बदलने के बजाय आत्माभिव्यक्ति की अनुमति दी जानी चाहिए।